हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लस कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और कोऑर्डिनेशन में डब्बे वाले की हम स्टोरी हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कई सारे वीडियोस ला रहा हूं। इतना ही नहीं, ये वीडियोस के साथ साथ मैं आपके लिए एक्सरसाइज का पार्ट भी लाने वाला हूं। उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड करने वाला हूं बहुत जल्द। तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आप में मैक्सिमम लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। अगर ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियोस भी बनाऊंगा। एक्सरसाइज का पूरा पार्ट मैं आपको सॉल्व करके आपके लिए अपलोड करूंगा, ताकि आपको कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इनमें से कुछ फंक्शंस के ऊपर तो आपके वीडियोस मतलब चैप्टर्स आपको दिए गए। जैसे प्लानिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के ऊपर ऐसे चैप्टर्स आपको बने हुए। तो ये सब आप डिटेल में सीखने वाले हो। इस चैप्टर में अभी दिया गया तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी इसको हम कहते हैं, या तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रोसेस। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? प्लानिंग से शुरू होता है। कहाँ खत्म होता है? कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। यानी प्लानिंग इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी प्राइमरी फंक्शन है, जबकि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। फ्रेंड्स, आपसे एक सवाल है: मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी हमें बार बार इन फंक्शंस को परफॉर्म करते रहना है। कब तक? जब तक है जान, तब तक हमें ये फंक्शंस बार बार परफॉर्म करते रहना। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी से। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको दिया गया प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। क्या करना है और इस काम को कौन अंजाम देगा। ऐसा क्यों कहा? फ्रेंड्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हमें दूसरों से काम करवा के लेना है। तो प्लान का मतलब होता है हम पहले से डिसाइड करते हैं। आप पिकनिक भी जाते हो ना, तो भी प्लान करते हो। बगैर प्लानिंग के आप पिकनिक भी नहीं जा सकते। कब जाना है, कैसे जाना है, कितने लोगों ने जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या क्या लेके जाना है, एक्सेट्रा, ये सब आप प्लान करते हो। तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। मुझे बिजनेस में क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन यानी क्या बिजनेस करना है, एंड हु इज टू डू इट, इस काम को अंजाम कौन देगा। ये तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, चैप्टर आएगा तो डिटेल में आप सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। दिस एम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस। पहले हमें गोल सेट करना पड़ता है। जैसे आप पिकनिक जा रहे हो, तो पिकनिक कहाँ जाना है? महाबलेश्वर जाना है, माथेरान जाना है, गोवा जाना है, शिमला जाना है, या कहीं और जाना है। तो अकॉर्डिंगली पहले गोल सेट होता है, और अकॉर्डिंगली फिर हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए हम डेवलप करते हैं वेज टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है कम खर्चे में हमने वो काम करना है, इफेक्टिवली यानी सही समय पे हमने सही तरीके से हमने उसको अचीव करना है। एग्जाम्पल दिया गया है आपको टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के। स्मिता's ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स। स्मिता ऑर्गेनाइजेशन एक कैंडल बनाने वाली संस्था है। उनका मकसद है कि वो प्रोडक्शन एंड सेल करेंगे मोमबत्ती का, कैंडल्स का। तो अकॉर्डिंगली स्मिता डिसाइड्स क्वांटिटी, वैरायटी, कलर। अब उनको प्रोडक्शन और सेल करना है, तो उनको कई सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। कितना क्वांटिटी का वो मटेरियल लाएंगे, क्या वैरायटी वो कैंडल बनाएंगे, कौन से कलर के ज़्यादा बनाएंगे, कौन से कम बनाएंगे, एक्सेट्रा, ये सब उनको डिसाइड करना पड़ेगा। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। यस, प्लानिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट नहीं कर सकती, बट इट कैन प्रेडिक्ट दैम एंड प्रिपेयर कॉन्टिजेंसी प्लान्स टू डील विद दैम व्हेन दे ऑकर। यानी अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कल को ये प्रॉब्लम होती है तो हम इसके साथ कैसे डील करेंगे, कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। इसके लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ रोड टू सक्सेस। हर छोटी से छोटी बात को हम प्लान करते हैं। पिकनिक जाते हो, प्लान करते हो, ये तो बिजनेस है, तो सोचिए प्लानिंग का क्या महत्व होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब लोगों को नहीं समझता, मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं, जो पहला लाइन लिखा हुआ। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक डिजाइन, एक पैटर्न, काम करने का एक पैटर्न बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप उसको ऑर्गेनाइजिंग भी कह सकते हो। जैसे इंसान का जो स्ट्रक्चर है, इंसान का जो ढांचा है, कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, बराबर। इंसान की बॉडी में कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट अपनी अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए और इनके बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। वही है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, लास्ट लाइन में आपको, वो लास्ट पॉइंट में आपको दिया गया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, identifying and bringing the required resources together such as man, money, material, machine, methods, grouping and arranging them properly for achieving the objects। मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। मैं आपको सिंप्लीफाई करके आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। अब क्या होता है, आजकल कंपनीज में डिपार्टमेंट्स बनाए गए, यानी डिवीजन ऑफ वर्क को हम फॉलो करते हैं, बराबर है। सपोज हमें 10 एक्टिविटीज़ करने हैं तो हमने 10 डिपार्टमेंट बनाए। ऑर्गेनाइजिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर, ढांचा कैसे बना है। 10 एक्टिविटीज़ करने हैं तो हमने 10 ग्रुप बनाए। तो हम ग्रुपिंग की बात करें, आप देखो लास्ट पर में ग्रुपिंग वर्ड दिया, तो हमने 10 ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप को हमने मैन दिया, मनी दिया, मटेरियल दिया, मशीन दिया, और उन हर एक का अपना अपना मेथड होगा, काम करने का तरीका होगा। अब इन लोगों ने इस तरह से काम करना है ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर सके। ये ट्रेलर है फ्रेंड्स, फ्यूचर में जो टॉप चैप्टर आएगा तो डिटेल में आप सीखने वाले हो। इन प्लानिंग मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, जबकि ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। मतलब प्लान को कैसे अंजाम देता है, ये कहाँ डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी ये फंक्शन प्लान को अंजाम देता है, इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स असाइनिंग ड्यूटीज, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया, ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, हर ग्रुप को एक एक ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा अथॉरिटी यानी पावर है, तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो। उनको रिसोर्सेज दे देंगे, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, काम करने में, ताकि उनको आसानी हो। हर ग्रुप को अपना अपना रोल प्ले करना है, जिसको जो रोल बोला गया है, और सब ने मिलके काम करना है ताकि सब मिलके प्लान के हिसाब से गोल को अचीव कर सके। दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंपल वर्ड्स में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए हमने जितने भी रिसोर्सेज उसको हमने सिस्टमेटिकली अरेंज किया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। फ्रेंड, सिस्टम अपने आप नहीं बनता, सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे इंसान का स्ट्रक्चर एक सिस्टम है, हमारे सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं अपना अपना रोल प्ले कर, हर पार्ट का अपना अपना रोल होता है। अगर नहीं रोल प्ले करेंगे तो हमें तकलीफ होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। स्टाफिंग, नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही बंदे को सिलेक्ट करना। इट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें हर काम के लिए ना खिलाड़ी चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, ताकि ये लोग हमारी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सके। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, या मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग द वर्कफोर्स। यानी लोगों को रिक्रूट करना है, उनको इनवाइट करना है कि आप अप्लाई करें, हमारी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो हम उनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम उनको एक पोजीशन ऑफर करेंगे यानी प्लेसमेंट, प्लस हम उनको समय समय पे ट्रेनिंग देते रहेंगे ताकि उनका नॉलेज अपग्रेड हो सके और वो एफिशिएंसी से काम कर सके और कंपनी को अपना बेस्ट दे सके। तो ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर, यानी हर बिजनेस का सक्सेस और ग्रोथ डिपेंड करता है स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर। अगर हमारे पास काम करने वाले अच्छे स्टाफ के लोग हैं तो हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को, यानी हमारे अंडर जो लोग हैं हम उनको समय समय पे इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको गाइड करेंगे, अरे ऐसा मत वैसा कर, ये बराबर नहीं कर रहा है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। उसको काउंसलिंग करेंगे, यानी उनकी मेंटलिटी को चेंज करने की हम कोशिश करेंगे। उनके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे
कम्युनिकेशन बात करते करते हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम उनको इंस्पायर करेंगे, प्लस हम उनके ऊपर नज़र रखेंगे यानी सुपरवाइज करेंगे। जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जिससे हम आसानी से कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स यानी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो हमें एम्प्लॉयज़ को समय समय पे इंस्ट्रक्शन देते रहना है, गाइड करते रहना है, ताकि ये सब हमें हमारे गोल्स को अचीव करके दे। डायरेक्शन कहाँ से फ्लो होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को डायरेक्शन देती है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को देती है। इतना ही नहीं, डायरेक्शन यानी लोगों को जब हम सही दिशा दिखाते हैं तो उसके लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है। उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक सही लीडर ही अपनी टीम को जिता सकता है, तो लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और लीडर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अपने सेना को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सके। उसके लिए क्या होना चाहिए? लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, ना कि डिफेक्टिव। एक बंदे ने 10 लाइनें बोली लेकिन एक वर्ड भी नहीं समझा तो वो बेकार है ना भाई। किसी ने 4 शब्द बोले और 4 के चारों समझ में आया तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। यानी कम्युनिकेशन असरदार होनी चाहिए, यानी हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए मेरा लीडर, मेरा बॉस मुझसे क्या चाहता है। दैट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और अकॉर्डिंगली हमने सुपरविजन भी रखना है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखनी है। क्योंकि जब इंसान को पता होता है ना मेरे ऊपर नज़र रखी जाती है, तो उसका बिहेवियर, काम करने का तरीका, पैटर्न सब अलग रहता है। बाकी आप समझदार हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग जो होता है लास्ट फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान। मतलब ये चेक किया जाता है कि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, कंपेयर किया जाता है। तो कैसे कंपेयर करते हैं? लास्ट वाले पॉइंट को समझ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग मीन्स एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। पहले हम स्टैंडर्ड यानी एक लेवल तय करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, फिर मेजर करते हैं करंट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। मेरे को ना 80% स्कोर करना है, तो मैं फर्स्ट प्रीलिम में अपेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट चाहता है कि मैं 80% बोर्ड में लाऊं, तो आज वो फर्स्ट प्रीलिम दे रहा है, तो 80% उसका स्टैंडर्ड है कि मेरे को 80% स्कोर करना है मार्क्स, ठीक है 80%। लेकिन आज उसका फर्स्ट प्रीलिम का रिजल्ट है एंड ही स्कोर 75%। तो स्टैंडर्ड कितना था? 80%, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है, करंट परफॉर्मेंस कितना है? 75%। कंपेयर किया, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। कंपेयर करने के बाद ये देखा गया अगर कुछ डेविएशन है, डेविएशन यानी डिफरेंस, टारगेट 80 का था लेकिन मैंने 75 स्कोर किया, यानी देयर इज अ डेविएशन, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये मेरे 5 मार्क कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए? अकॉर्डिंगली हमें करेक्टिव एक्शन लेना होगा, अपनी गलती को सुधारना होगा। दैट इज कंट्रोलिंग। एक कहावत है ना दोस्तों, इंसान से गलती होती है और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, उसको हम मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन आपको इसी चैप्टर में थोड़ा डिटेल में दिया गया, इसके लिए डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के अलग अलग मतलब हैं, आप उसको हार्मोनी, बैलेंस, सिंक्रोनाइजेशन, 3 वर्ड मैंने बताया। हार्मोनी, बैलेंस, सिंक्रोनाइजेशन, इन सब का मतलब ये होता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपस में इंटीग्रेशन होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए। जितने भी लोग कंपनी में काम करें, सबके बीच में तालमेल का होना, अंडरस्टैंडिंग का होना, मतलब सब एकजुट होकर काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोऑर्डिनेशन की मदद से मैनेजर जितने भी एक्टिविटीज चल रहे हैं डिपार्टमेंट, उनके बीच में तालमेल लाने की कोशिश करता है। इसके लिए इसको कहा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। एसेंस यानी नेसेसिटी। जैसे हमें ब्रीथ करना कंपलसरी है, अगर हम ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो मैं अमीर इंसान हूं, मैं ब्रीथिंग नहीं करूंगा तो फिर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो जिस तरह ब्रीथिंग करना कंपलसरी है, वैसे कोऑर्डिनेशन का रोल है मैनेजमेंट में। कुछ कुछ मैनेजमेंट के थिंकर्स का ऐसा मानना है, इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में अवेलेबल है। प्लानिंग कर रहे हैं 3 लेवल के लोग, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो सबके बीच में तालमेल का होना बहुत जरूरी है।
तो वहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में अवेलेबल है। इट इज़ लाइक अ थ्रेड इन गार्लैंड, यानी जो हार बनता है, जो माला बनती है, मोतियों की माला बने या फूलों की माला बने, सबके अंदर एक धागा होता है और उस धागे को यहाँ पे हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होता है। इट एस्टेब्लिशेस हार्मोनी, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, हार्मोनी यानी बैलेंस among all the activities of an organization in achieving the desired goals। आपस में तालमेल होगा, सारे एक्टिविटीज मिलजुल के हम करेंगे तभी हम डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेट। कोऑर्डिनेशन कहाँ से शुरू होता है? प्लानिंग से शुरू होता है, बराबर है। थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर एंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजिंग गोल्स। मतलब कोऑर्डिनेशन के माध्यम से मैनेजर पूरी कोशिश करता है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सके, जितने भी इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स हैं उनमें वो यूनिटी ऑफ एक्शन ला सके, यानी हम सब मिलके काम करें ताकि हम सब मिलके कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकें। तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स, ये एक तरह की शक्ति है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको समझाने के लिए मैं आपको डब्बा वाला की स्टोरी लास्ट में अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये दो डेफिनेशंस आपको दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि हमने आपस में हार्मोनी लानी है, सिंक्रोनाइज करना है, सारे एक्टिविटीज़ के बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कॉमन पर्पस यानी मेन गोल को अचीव कर सकें। जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑलरेडी मैं कई सारी बातें बता चुका हूं, जैसे पॉइंट नंबर 1, फीचर नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बोल सकते हैं, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इतने सारे लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, इन सब के बीच में हमें क्या लाना पड़ेगा? तालमेल लाना पड़ेगा। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके बीच में तालमेल लाना पड़ेगा ताकि वो सब मिलके काम कर सके और कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। सेकेंड पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। हम सब ने एक ही डायरेक्शन में काम करना है, जितने भी डिपार्टमेंट लोग काम कर रहे हैं सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि हम सब ने मिलके कंपनी के जो मेन गोल है उसको अचीव करना है। तो अगर हम तालमेल बना के काम करेंगे, हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, हम एक होके काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम जल्दी से कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थर्ड जो है फीचर आपको दिया गया कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इस कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों कहा? क्योंकि बार बार जितनी बार भी जो भी एक्टिविटीज चलेंगे हमें बार बार सबके बीच में तालमेल लाना पड़ेगा। एक गोल अचीव हुआ तो फिर दूसरा गोल सेट करना पड़ेगा, दूसरा गोल अचीव हुआ तो तीसरा सेट करना पड़ेगा। तो जितनी बार एक्टिविटीज चलने वाले हैं, जितने भी लोग काम करें, तो हमें बार बार सबके बीच में क्या लाना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। तो इट्स डैश प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। कब तक चलेगा? जब तक है जान, यानी जब तक कंपनी जीवित है। नेक्स्ट, ऑल पर्वेसिव फंक्शन। पर्वेसिव का मतलब होता है हर जगह एप्लीकेबल है। कोऑर्डिनेशन हर जगह है, जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं वहां कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके बीच में तालमेल का होना बहुत जरूरी है, तभी हम कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सभी मैनेजमेंट के लेवल में जो भी मैनेजर्स काम करें उन सब ने मिलकर कोऑर्डिनेशन लाना है ताकि वो गोल को अचीव कर सके। पॉइंट नंबर 6 इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट यानी जानबूझ के। फ्रेंड्स, डिफरेंस है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अपनी मर्जी से जब आप किसी को मदद करते हो ना तो वो कोऑपरेशन है, लेकिन जब आपको कंपेल किया जाता है कि आपको उसको मदद करनी है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लाना पड़ता है। सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन लाता है तो इट्स अ डेलिब्रेशन फंक्शन। एम्प्लॉयज को समझाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि तुम एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। लोगों को कोऑपरेट करवाने के लिए भी ना हमें मनाना पड़ रहा है कि भाई तुम उसको कोऑपरेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, घर में चॉकलेट आया, दो भाई बहन के बीच में झगड़ा हो रहा है, मम्मी ये मेरे को चॉकलेट नहीं दे रहा है, मम्मी बोलते चल उसको भी दे, तेरा भाई है, तेरी बहन है, दे उसको आधा। तो मम्मी जानबूझ के वो कोऑपरेशन यानी कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करती है।
ये किसकी जवाबदारी है? जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं यानी जो सुपीरियर्स, तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। क्लियर है दोस्तों? कोऑपरेशन लोग अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जबरदस्ती के कोऑपरेशन को ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या महत्व है कोऑर्डिनेशन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? पहला पॉइंट, ग्रोथ इन साइज। कंपनियां बढ़ते जा रही है, कंपनी का जो है ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो इन सब के बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तभी कंपनी को सक्सेस मिलेगा, तभी कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। पॉइंट नंबर 2 भी उसी के साथ कनेक्टेड है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स बढ़ाने हैं, 20% सेल्स को बढ़ाना है। अगर 20% सेल्स को बढ़ाना है तो उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भाई हम ये हिसाब से स्कीम लॉन्च करने वाले हैं ताकि हमारा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो अकॉर्डिंगली आपने उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाना है, तभी हम टाइम पे गुड सप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनके बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट दिया गया है वहाँ पे, स्पेशलाइजेशन। फ्रेंड्स, क्या होता है आजकल डिवीजन ऑफ वर्क को हम फॉलो करते हैं, तो हर काम के लिए हम स्पेशलिस्ट अपॉइंट करते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है और वो अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होता है, बराबर। अब स्पेशलिस्ट के अंदर ना एक ईगो प्रॉब्लम होती है, वो अपने डिसीजन खुद लेते और किसी के साथ कंसल्ट नहीं करते। ये ईगो सबसे बड़ी तकलीफ देता है, मैं दूसरे से क्यों पूछूं, मैं तो एक्सपर्ट हूं। लेकिन जब हम किसी कंपनी में काम करें तो जितने भी एक्सपर्ट्स काम करें ना, इन सब के बीच में हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा, इन सब के बीच में तालमेल लाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के बीच में, तभी कंपनी स्मूथली रन कर पाएगी और तभी कंपनी के गोल्स अचीव होंगे और तभी कंपनी में सक्सेस मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे जब लार्ज स्केल पे डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन होता है तो उस समय इन जितने भी लोग काम करें इनके बीच में तालमेल लाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आपके सामने कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा स्टोरी है, डब्बा वाला की स्टोरी है। डब्बे वाले की बात करें तो क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जो अर्ली मॉर्निंग जॉब के लिए जाते थे, अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टिफ़िन लेके जाएंगे, दोपहर को खाना खाएंगे तो कई बार खाना वहाँ तक ठंडा और बेस्वाद हो जाता था, इतने घंटे के बाद कंज्यूम करें, बराबर है, तो टेस्ट वो नहीं आएगी। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग जो है घर के फैमिली मेम्बर्स को उठ के वो खाना बनाना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, तो ये भी एक मगजमारी है, उनकी भी नींद टाइम ख़राब होगा। तो क्या करें? तो ये सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई आप ऑफिस में जाओ, पीछे डब्बा आप तक पहुंच जाएगा, घर का खाना आपके घर के खाना जो है आपके टेबल तक पहुंच जाएगा, आपको बार बार कैंटीन और बाहर का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डब्बे वाले जो हैं इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कैसे? डब्बे वाले जितने भी हैं ना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। कैसे? ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। पहला जो डब्बा वाला होता है ना, वो पिक करता है टिफ़िन फ्रॉम द होम, वो बोल देता है कि भाई इतने टाइम पे मैं डिब्बा लेने के लिए आऊँगा तो डब्बा रेडी रखना। फटाफट से बंदा साइकिल लेके आता है और डब्बा ले लेता है और वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उसके आजू बाजू में जो है वहाँ तक वो डब्बा पहुँचाता है। वहाँ पे दूसरा डब्बा वाला बैठा रहता है जो सॉर्टिंग करता है, स्टेशन के हिसाब से डब्बों को अलग करता है। भाई ये दादर स्टेशन पे जाएंगे, ये सीएसटी पे जाएंगे, ये कुरला पे जाएंगे, ये अलग अलग अकॉर्डिंगली उसको जो है ना वो लगेज कंपार्टमेंट में डब्बे चढ़ा देता है, अलग अलग करके बता देता है ये किधर का, ये किधर का, वो किधर का। अब तीसरा व्यक्ति वो जो है डब्बे के साथ रेलवे स्टेशन तक उसको पहुंचाता है, नियरेस्ट टू द डेस्टिनेशन, यानी जिस एरिया में आप जॉब करते हो, कोई दादर में काम करता होगा, कोई कुरला में काम करता होगा, कोई सीएसटी में काम करता होगा, बराबर है। तो वो नियरेस्ट स्टेशन जो है आपके ऑफिस के बाजू में जो स्टेशन है वहाँ तक वो डब्बा पहुँचाता है, तीसरा व्यक्ति। चौथा व्यक्ति वहाँ से वो डब्बा लेके आपके ऑफिस तक वो ड्रॉप करके जाता है और आपको वो घर का खाना नसीब हो पाता है। कोई टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन इनके बीच में ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है और ये हमेशा टाइम पे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, लेट नहीं होते, क्योंकि इनको भी पता है कि ऑफिस में हर एक को एक खाने का लिमिटेड टाइम ही मिलता है और वो लंच टाइम में अगर वो खाना नहीं पहुंचा तो बंदा कब खाना खा पाएगा। 99.99% ये अपना डब्बा टाइम पे ही पहुंचाते हैं, वो भी विदाउट यूज़ ऑफ एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और हम इनको सैल्यूट करते हैं
कि इतने साल से वो इतने अच्छे से परफॉर्मेंस देते रहे। इससे बड़ा कोऑर्डिनेशन का कोई स्टोरी नहीं हो सकता दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर शेयरिंग ज़्यादा होगा तो मैं आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें लाने वाला हूँ जो आपने सोचा तक नहीं होगा। अगर आपको फ्रेंड्स मेरे वीडियोस देखनी है तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे कई सारे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वो वीडियो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम आई डी IMROC सर। और तीसरा, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा। जैसे ही वो पेज ओपन होता है वहाँ पे एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहाँ क्लिक करना है। चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस वहाँ पे बने हुए हैं। प्लेलिस्ट का मतलब होता है फोल्डर, हर चैप्टर का फोल्डर बना हुआ है, 1 का, 2 का, 3 का, 11 स्टैंडर्ड का, 12 स्टैंडर्ड का, OCM का, बिजनेस स्टडीज़ का। आप जो चाहें वीडियो देख सकते हैं, यानी फिर आपको ज़्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।